वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज जो 8 सितंबर 2020 है, दिन है ट्यूसडे। दिन की शुरुआत करना चाहूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन के साथ जो मैंने इस पर्टिकुलर किताब में पढ़ी थी, द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। Obstacles are nothing more than tests designed to measure how seriously you want the rewards that your ambitions seek। जो मुश्किलें हैं, जो बाधाएं हैं, ये एक प्रकार की परीक्षा है, एक प्रकार की टेस्ट है। और ये टेस्ट जीवन इसीलिए कंडक्ट करता है ताकि जीवन को भी पता चले, लाइफ या फिर नेचर को भी पता चले कि आप अपने एम्बिशंस, आप अपने टारगेट्स को लेकर, आप अपने गोल्स को लेकर कितना सीरियस हैं। तो ये जो टेस्ट्स हैं, इनको तो हमें पास करना ही है और आगे बढ़ते जाना है। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। नाउ डियर फ्रेंड्स, पे अटेंशन हियर। द पर्सन दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इनका नाम है विघ्नेश कार्तिक। ये स्टडी आईक्यू के सीनियर फैकल्टी हैं और आज उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है द हिंदू न्यूज़पेपर में, यंगस्टर्स को लेकर है, एम्पावर द यूथ फर्स्ट। इस आर्टिकल को हम एनालाइज करेंगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम विघ्नेश से सीखने की कोशिश करेंगे। और डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, देन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। तो ये आर्टिकल जो है, ये द हिंदू न्यूज़पेपर में प्रिंट किया गया है। दो ऑथर्स ने मिलकर, राइटर्स ने मिलकर इसको लिखा है। एक है CR केसवन। CR केसवन जो हैं, ये राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और दूसरे हैं हमारे KR विघ्नेश कार्तिक। विघ्नेश कार्तिक जो हैं, ये स्टडी आईक्यू के सीनियर फैकल्टी हैं और इसी के साथ साथ ये रिसर्चर भी हैं, डॉक्टरल रिसर्चर हैं किंग्स कॉलेज लंदन में। राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, इससे ही आपको पता चल जाएगा कि ये आर्टिकल जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है या फिर इसकी गहराई कितनी है। टू अचीव और टू मेक आत्मनिर्भर भारत, अगर हमारे देश को हमें आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है, तो एक ही चीज़ है, वी हैव टू एनहेंस आवर सिटीजन्स कैपेबिलिटीज़। हमारे जो नागरिक हैं, हमारे जो लोग हैं, उनकी कैपेसिटी को हमें एनहेंस करना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन कीजिए एक ऐसा घर जिसमें 4 लोग हैं, एक ऐसा फैमिली जिसमें 4 लोग हैं, राइट। हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, डॉटर हैं और सन हैं। जस्ट इमेजिन। और ये चारों लोग जो हैं, अपनी जो भी कैपेसिटी है, अपना जो भी पोटेंशियल है, लेट्स से कि हस्बैंड जो हैं वो एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, राइट, वर्ल्ड क्लास म्यूजिशियन, लाइक AR रहमान टाइप म्यूजिशियन हैं। वाइफ जो हैं वो बहुत अच्छे बिजनेस एंटरप्रेनर हैं, राइट। उनका एक स्टार्टअप है जो आप कह सकते हैं कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप की शुरुआत की है उन्होंने। और ऐसे मल्टीपल बिजनेसेस जो हैं, ये इस फैमिली के जो जो मदर हैं या फिर वाइफ जो हैं, वो मल्टीपल बिजनेसेस को संभालते हैं। डॉटर की बात करें तो डॉटर एक बहुत ही बड़े, आप कह सकते हैं, एक सर्जन है, राइट, मेडिकल सर्जन और डॉक्टर, लेट्स से। और ऐसे कोई कॉमन डॉक्टर नहीं, राइट, आउटस्टैंडिंग डॉक्टर हैं। मीन्स लाइक जस्ट इमेजिन कीजिए कि वो वर्ल्ड क्लास एक डॉक्टर हैं। और जो बेटे हैं वो लेट्स से स्पोर्ट्स में, फुटबॉल की कोई भी बड़ी जो टीम है तो उसके कैप्टन हैं। तो ये परिवार जो हैं, राइट, इस परिवार की इनकम, उनकी लाइफस्टाइल, उनके पास जो कार्स हैं, उनके पास जो घर हैं, राइट, किस प्रकार के होंगे। ऑफ कोर्स, राइट, वर्ल्ड क्लास। ये एक ऐसा परिवार है जो आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास है। वाई? इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि क्या इनके पास पहले से ही इतनी प्रॉपर्टीज़ थी, क्या इनके पास पूर्वजों ने जो पैसे दिए उसी वजह से ये, नो। जो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है उसमें कॉमन चीज़ ये है कि हर एक अलग अलग व्यक्ति की जो भी स्पेशलिटी है, उसको उन्होंने मैक्सिमम, जो भी उनका मैक्सिमम पोटेंशियल है, वहाँ तक वो पहुँचने में कामयाब रहे हैं। तो इसकी वजह से ये परिवार जो है वो वर्ल्ड क्लास बन चुका है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर हमारे देश में
राइट। आई एम नॉट सेइंग कि ईच एंड एवरी पर्सन, बट लेट्स से जस्ट हमारे देश में यंगस्टर्स जो हैं, एक एक यंगस्टर अपने फुल पोटेंशियल तक, अगर कोई क्रिकेट में अच्छा है तो वो नेशनल लेवल तक पहुंच जाए, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाए। अगर कोई सिंगिंग में अच्छा है तो अगेन नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच पाए। कोई टीचिंग में अच्छा है तो वो वन ऑफ द बेस्ट टीचर, या फिर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन खोले जो जिसमें बेस्ट टीचर्स जो हैं वो आपको देखने को मिले, जहाँ पर बच्चों को राइट फ्रॉम देयर स्कूल से ही उनको एक एम्पावर्ड किया जाए और नए ऐसे एम्पावर्ड किड्स को आगे बढ़ाया जाए। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, इजंट इट, इसको लेकर। और एक इसका एक ऑपोजिट एग्जांपल ले लीजिए कि एक ऐसा देश या फिर एक ऐसा परिवार जिसमें लोग टैलेंटेड हैं लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनको पता नहीं है कि क्या करना है। टैलेंट तो हम सब में है, अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने की क्षमता जो है वो हर एक व्यक्ति की अलग होती है। वरना आप देखा जाए तो हम सब जो हैं वो इक्वल, एक ही प्लेटफॉर्म, इन सारी चीज़ें हमारे अंदर जो हैं, जो बेसिक मशीनरी हैं वो हमारी सबकी सेम है, लेकिन अलग अलग मान्यताओं से। और ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एजुकेशन, फिर स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, ये फैसिलिटीज़, फूड सब्सिडी या फिर फूड केयर या फिर न्यूट्रिशन, ये सारे अलग अलग जो फैक्टर्स हैं ये अलग अलग होते हैं अलग अलग व्यक्तियों के जीवन में। तो इसकी वजह से आपको थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो इसके लिए हमें हमारी यंगस्टर्स की कैपेबिलिटीज़, सिटीजन्स में हर एक व्यक्ति आ गया लेकिन ख़ास करके यंगस्टर्स, क्योंकि यंगस्टर्स जो हैं उनका एनर्जी लेवल ही ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। फिर एक जो क्लीन स्लेट है उसके ऊपर आप कोई भी नई डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन एक ऑलरेडी ऐसी स्लेट है या फिर एक ऐसा कैनवास है जिसके ऊपर ऑलरेडी आपने कुछ ना कुछ लिख लिया है, कुछ ना कुछ पेंटिंग कर लिया है, तो उसके ऊपर नई चीज़ें ऐड करना जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। इसी प्रकार से एक यंगस्टर जो है ये क्लीन स्लेट या फिर एक वाइट कैनवास की तरह है, आप जो चाहें उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी एज ग्रुप के लोग हैं जिसमें चेंजेस करना जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो चेंज को फिर रेजिस्ट भी करते हैं। एज के साथ एक ऐसी भी चीज़ हो जाती है कि नए बदलाव को, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज़ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो लेट्स से 50-55 तक पहुंच गया, आई एम नॉट सेइंग कि हर एक व्यक्ति ऐसा ही बिहेव करता है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ एग्जांपल, इसको नेगेटिवली बिल्कुल मत लीजिएगा। लेकिन यू विल फाइंड दिस थिंग कि जब भी कोई नया बदलाव आता है, जो पुराना स्टाफ है वो कहेगा कि हम तो पुराने तरीके से ही, जो आज तक हमने जो तरीका फॉलो किया है दैट इज़ द बेस्ट वन, तो हम नया क्यों अडॉप्ट करें। लेकिन यंगस्टर्स जो हैं दे विल बी मोर देन हैप्पी टू ग्रैब दैट चेंज, क्योंकि अभी उन्होंने कोई एक्सपीरियंस गेन नहीं किया। तो अभी से अगर उनको बेस्ट तरीके से ट्रेन किया जाए, उनको बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन दिया जाए, उनका स्किल डेवलपमेंट के लिए जो भी बेस्ट फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं, एक्सपोजर जो उनको दिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें की जाए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रॉपरली दी जाए, तो ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तब जाकर हम आत्मनिर्भर भारत को अचीव से सेल्फ रिलायंट देश जो हम देखना चाहते हैं वो हम अचीव कर पाएंगे। तो इसका जो मेन कोर है, जो क्रक्स हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब कुछ आंकड़ों के ऊपर नज़र डालें। 2014 का जो नेशनल यूथ पॉलिसी है उसको अगर आप देखें तो नेशनल यूथ पॉलिसी ने एक डेफिनेशन दी है कि एक ऐसा व्यक्ति जो 15 साल से लेकर 29 ईयर की एज ग्रुप में है तो उसको यंगस्टर या फिर यूथ कहा जाता है। और 2014 में हमारे देश में 27.5% जितने लोग जो हैं वो इस कैटेगरी में थे, यानी कि यंगस्टर्स जो हैं वो 27.5% थे हमारे देश में 2014 में। NYP का जो रिपोर्ट है, नेशनल यूथ पॉलिसी का रिपोर्ट, तो इसमें यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड्स अबाउट 2710 रुपीज़ पर यूथ ऑन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर एंड फूड सब्सिडीज़। हमारे देश में एक यंगस्टर के पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट कितना खर्च करती है? 2710 रुपीज़ पर यूथ। क्या ये पर्याप्त है? ऑफ कोर्स नॉट एट ऑल। टोटल अमाउंट है 90,000 करोड़ रुपीज़। ये टोटल अमाउंट ज़्यादा हमें लग सकती है बिकॉज हमारे देश की 27.5% पॉपुलेशन, यानी कि आप बहुत सारे यूरोपियन देशों की टोटल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा पॉपुलेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बेनिफिट्स भी हमें उतने ही ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस सीरीज़ फॉलो करते हैं तो मैंने ये भी बताया है कि आप किसी प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट कीजिए, आपको एक फ़िक्स अमाउंट का रिटर्न मिलेगा। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं राइट, तो आपको एक लिमिटेड टाइम पर एक
प्रकार का अमाउंट मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा ये, लेकिन अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि हमारे माँ बाप ने हमारे एजुकेशन में, हमारे स्किल में इन्वेस्टमेंट किया, तो उसका बेनिफिट जो है वो हमें ताउम्र मिलता रहेगा, फॉर एवर, राइट। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें उसका बेनिफिट जो है वो रिटर्न जो है वो मिलते ही रहेंगे। तो एक देश को भी इसी प्रकार से अपने देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितने भी सिटीजन्स हैं तो वो एक देश के बच्चे ही हैं, तो उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से स्किल, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करने से एक देश को ही एट द एंड ऑफ द डे रिटर्न मिलेगा, क्योंकि उस देश के नागरिक जो हैं, यंगस्टर्स जो हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने पोटेंशियल तक पहुंचने में पहुंच पाएंगे, या फिर पोटेंशियल जो भी उनका है, उनकी 100% कैपेसिटी है, तो फिलहाल अगर 40% कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, तो अगर 60 में भी पहुंच पाएँ या फिर 75 तक पहुंच पाएँ, तो भी ये एंड ऑफ द डे प्रोडक्टिविटी जो है उसका बेनिफिट सोसाइटी और देश को ही मिलेगा। तो लेट्स इमेजिन कि अगर 90,000 करोड़ रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड करती है और स्टेट गवर्नमेंट्स को मिला लें तो वो भी 90,000 करोड़ रुपीस अगर स्पेंड कर रही है, तो ये कितना हुआ पता है आपको? हमारी जीडीपी का 1% भी नहीं, 1% से भी कम। और वर्ल्ड बैंक बताती है कि जब हम हमारे बच्चों में और यंगस्टर्स में इन्वेस्ट नहीं करते तो हर साल हमारी जीडीपी का 4% जितना नुकसान तो ऑलरेडी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हम कम पैसे इन्वेस्ट करेंगे बच्चों के पीछे, यंगस्टर्स के पीछे, और दूसरी जगहों पर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो इसका नुकसान ही हो रहा है। 4%, राइट, हमारी जीडीपी का 4% एवरी ईयर हम लूज़ कर रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट इन्वेस्टिंग दैट मच इन चिल्ड्रन एंड यंगस्टर्स। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हमारी जीडीपी का 0.6% जितना नुकसान हमें होता है। 2018 स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट को अगर आप देखें तो यूथ एम्प्लॉयमेंट रेट टू बी एटलीस्ट, ये जो 2018 स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक यूथ एम्प्लॉयमेंट जो है ये 18.3%, यानी कि 3.47 करोड़ यंगस्टर्स हमारे देश में अनएम्प्लॉयड हैं। About 30% of youth fall under the neither in employment nor in education category. हमारे देश के 30% जितने, तो यहाँ पर 18% इज 3.47 करोड़, तो लेट्स से कि 5 करोड़ जितने 30%, यानी कि समवेयर अराउंड 5 करोड़, तो 5 करोड़ जितने यंगस्टर्स हमारे देश में ऐसे हैं जिनके पास ना तो कोई एम्प्लॉयमेंट, ना तो उनके पास जॉब है और ना ही एजुकेशन है। आप सोचिए। और 33% ऑफ इंडियाज स्किल्ड यूथ आर अनएम्प्लॉयड। लगभग 5.25 करोड़ जितने लोग जो हैं वो, तो यहाँ पर ही 10 करोड़ का आंकड़ा आपको मिल गया। और हम बात कर रहे हैं यंगस्टर्स की। रिमेंबर, मैं अगर एक एल्डरली लोगों की बात करता तो हम उतने ज़्यादा चिंतित नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो एक एज थी, उनकी लाइफ जो है, उनके पीक ईयर्स जो हैं उसमें से वो पास हो चुके हैं। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट यंगस्टर्स, एक ऐसा यंगस्टर्स जिसके पास स्किल नहीं है, एक ऐसा यंगस्टर्स जिसके पास एजुकेशन नहीं है, एक ऐसा यंगस्टर्स जिसको अब एम्प्लॉयमेंट भी कहीं पर नहीं मिल रही है, यानी कि उनको जॉब नहीं मिल रही है कहीं पर। तो आप सोचिए कि देश की प्रोडक्टिविटी जो है उसकी हालत क्या होगी। फर्दर अराउंड 50 लाख यूथ आर एक्सपेक्टेड टू बी एंटरिंग द वर्क फोर्स एन्युअली। ऐसा बताया जाता है कि हर साल 50 लाख जितने यंगस्टर्स जो हैं वो अपनी कॉलेजेस, स्कूल्स और चीज़ों को ख़त्म करते हुए फिर जॉब मार्केट में एंटर होते हैं। तो ऑलरेडी जॉब्स बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, तो सिचुएशन और ज़्यादा टफ हो जाती है। और ये सारी सिचुएशन की वजह से पता है क्या होता है, एक यंगस्टर को जो काम मिले वो एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है। जो भी काम मिले, अगर उसको पेंटर बनना है लेकिन उसको किसी फैक्ट्री में काम मिल रहा है तो उसको वो एक्सेप्ट ही करना पड़ता है, क्योंकि फिर अपना जो मीन्स और यहाँ पर देश का और समाज का और दुनिया का भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। एक ऐसा व्यक्ति जो पेंटिंग के लिए बना है, जिसकी कोर कॉम्पिटेंसी पेंटिंग में है, आप सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है क्योंकि इसकी वजह से उसको अपनी जो इंटरेस्ट वाली फील्ड है उसको छोड़कर उसको जो भी पैसे कमाने के लिए या फिर घर चलाने के लिए जो भी काम करना पड़ता है वो करने लगना पड़ता है। और उसके बाद द स्टोरी, ऐसे तो लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो हमारे देश में आपको देखने को मिल जाएंगे। कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी जो है वो डाउन हुई है। CMIE का कहना है कि 14 करोड़ जितनी जॉब्स जो हैं वो सिर्फ अप्रैल में लोगों ने लोगों की जॉब छूट गई, और उसमें से 2.7 करोड़ जो हैं वो यंगस्टर्स हैं।
इंडिया हैज़ जस्ट ए डेकेड्स टाइम टू सीज द अपॉर्चुनिटी। ये जो दरवाज़ा है या फिर आप कह सकते हैं विंडो है अपॉर्चुनिटी, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये कुछ 10 साल है। 10 साल में अगर हमने हमारे यंगस्टर्स का राइट तरीके से अगर उनका इस्तेमाल नहीं किया तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात हो रही है कि यंगस्टर्स में जब इन्वेस्ट करो रिटर्न हमें मिले, तो ये खिड़की जो है वो बंद हो जाएगी। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारी एवरेज एज जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। एक टाइम था जब चाइना एक यंग देश था, लेकिन आज एवरेज चाइनीज़ व्यक्ति की एज जो है वो समवेयर अराउंड 45 के आसपास है। तो चाइना इज़ नॉट अ यंग नेशन एनी मोर। और जापान जो है उसका एवरेज एज उससे भी ज़्यादा है। एनीवे, तो व्हाट वी नीड नाउ इज़ वी नीड समथिंग लाइक यूरोप। यूरोप में एक यूरोपियन यूनियन यूथ गारंटी स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो भारत में इंडियन यूथ गारंटी प्रोग्राम को हम लॉन्च कर सकते हैं। ये यूरोपियन प्रोग्राम की तरह है, लेकिन ऑफ कोर्स हमारे देश के लिए जो कस्टमाइजेशन चाहिए वो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। EUYG emerged in 2010 at a time when youth unemployment rates were soaring about 20%. 2010 की बात करूँ तो 2007 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो इसकी इम्पैक्ट यूरोपियन देशों के ऊपर बहुत ज़्यादा हुई थी और वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मीन्स बहुत सारे लोगों का काम जो है वो छूट गया था। तो उस टाइम पर उसके कुछ सालों के बाद 2010 में EUYG यानी कि यूरोपियन यूनियन यूथ गारंटी को लॉन्च किया गया और इसमें यंगस्टर्स जो हैं उनको ट्रेन किया जाता है। उनको उनके पास अगर कोई स्किल की खामी है उनको मीन्स जॉब ढूंढने में मदद की जाती है। अगर स्किल्स नहीं है तो फिर उनको थोड़ी बहुत स्किल्स इम्पार्ट की जाती है, थोड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऐसी ही कुछ चीज़ जो है वो हम हमारे देश में कर सकते हैं कि कॉलेज ख़त्म करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं या फिर ग्रेजुएशन ख़त्म किया तो फिर ऐसे स्टूडेंट्स को आप उनका जो एजुकेशन है, उनका जो एक्सपीरियंस है, तो उस एरिया में, उस क्षेत्र में उनका जो इंटरेस्ट है उस क्षेत्र में आप उनको गुड क्वालिटी की जॉब ढूंढने में मदद करें। और अगर जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं, अगर थोड़ी स्किल्स उनकी एनहांस करने की आवश्यकता है तो उनको ट्रेनिंग मिले, राइट। और ये सारी चीज़ों के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल बॉडीज़ को भी ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा। लोकल बॉडीज़ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फ़िलहाल स्किलिंग का है उसको भी अपग्रेड और स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है। और इसमें और एक चीज़ ऐड की जा सकती है, यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसमें किन किन जगहों पर गैप्स हैं, क्या क्या अप्रोचेस लिए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और इसी के साथ इसमें सोशल इंक्लूजन भी एडेड है ताकि एक जस्ट और इक्वल सोसाइटी हम क्रिएट करें। तो ये यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स को अगर हम IYG यानी कि ये जो अभी हमने बात की इंडियन यूथ गारंटी, इसके साथ अगर मिक्स कर दे तो हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेमोग्राफिक डिविडेंड के तौर पर हमें देगी आत्मनिर्भर भारत। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट दिस आर्टिकल। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर ज़रूर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, कोरोना वायरस जो है ये काफ़ी स्प्रेड होने लगा है। इनफैक्ट भारत अब नंबर 2 है, ब्राज़ील को ओवरटेक करके हम नंबर 2 पोजीशन पर पहुंच गए हैं। अब देखिए 4 सितंबर को हमने 4 मिलियन केसेस को क्रॉस किया और उससे 13 दिन पहले हमने 3 मिलियन केसेस को क्रॉस किया था। 13 दिनों में 10 लाख केसेस, दैट इज़ इनसेन। हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ईच डे वो भी स्टडीली इंक्रीज़ हो रहे हैं, राइट। जुलाई में 50,000 जितने थे, फिर उसके बाद 60,000 तक पहुंच गए, 70,000, 80,000 और अब लास्ट संडे जो है 90,000 केस पर डे हमें देखने को मिला। नो डाउट टेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं पिछले कई दिनों से। अगर आप देखें तो 10 लाख टेस्ट हो रही है हमारे देश में। 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की जो टेस्ट हो रही है वो हो रही है ये 50% जितने लोगों की रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रही है। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रही है, चलो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन रिपीट टेस्ट उन्हीं लोगों की होती है जिन लोगों, मान लीजिए कि किसी का रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ और वो नेगेटिव आया लेकिन कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो फिर उस व्यक्ति की RT-PCR टेस्ट होगी और फिर पता चलेगा। अगर वो भी नेगेटिव है तो दैट्स फाइन, अगर वो पॉजिटिव है तो पता चलता है कि उस व्यक्ति को कोरोना वायरस हुआ है। ज़्यादा टेस्टिंग करने की आवश्यकता है नो डाउट, लेकिन ICMR ने रिसेंटली ये बताया है कि ICMR का कहना है कि टेस्टिंग ऑन डिमांड बाय एनीवन,
कि अगर आपको टेस्ट करवाना है तो आप बताइए और आपका टेस्ट किया जाएगा। देखिए ये चीज़ जो है वो हमारे देश में इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो आईसीएमआर बता रहा है इसका मतलब ये है कि हम 1.3 बिलियन लोगों की टेस्टिंग करें। क्या इतनी कैपेसिटी हमारे देश की है? प्रैक्टिकली स्पीकिंग फ़िलहाल तो नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप जो हम आगे बढ़ रहे हैं दैट्स ओके राइट। और जिनके सिम्टम्स लगे डेफिनेटली उनकी आरटी-पीसीआर टेस्ट होनी चाहिए ताकि पक्का पता चल जाए कि उनको कोरोना वायरस है या नहीं। इसी के साथ साथ वैक्सीन डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी जो है वो नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे देश जो हैं वो चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए की बात करूं और अब हम पहुंच गए वैक्सीन रश। ये एक आर्टिकल जो है ये आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का है। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल है और मैं पढ़ रहा था आज सुबह, तो इसके साथ टेस्ट बाय चॉइस के साथ ये परफेक्टली फिट होता है। अब बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे कि यूएसए की बात करें तो यूएसए जो है वो मिस्टर ट्रंप जो हैं वो चाहते हैं कि 3 नवंबर यानी कि इलेक्शन डे से पहले एक कोरोना वायरस की वैक्सीन मिल जाए। अगर मिल जाएगी तो फिर वो इलेक्शन जीत जाएंगे क्योंकि फिर लोग जो हैं वो काफ़ी खुश हो जाएंगे, कोरोना वायरस से मुक्ति मिल जाएगी यूएसए को। तो ये चाहते हैं। तो इसी जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिस्क नहीं उठा सकते। ये सारे पॉलिटिशियंस और बहुत सारी कंपनीज चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द वैक्सीन को रोल आउट कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए, उस देश का नाम जो है वो रोशन हो जाए, उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम, उस पॉलिटिशियन का नाम रोशन हो जाए। लेकिन फिर लोगों के ऊपर इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या होगी, जब तक हम ये नहीं जान लेते तब तक वैक्सीन को रिलीज़ नहीं करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि जो बड़े बड़े नाम हैं, अमेरिकन फार्मा कंपनीज जो हैं, उन्होंने ये एक पब्लिक प्लेज ली है, उन्होंने एक शपथ ली है कि जब तक हमें प्रॉपर इसके जो भी दवाई हैं तो इस दवाई की सेफ्टी और इफ़ेक्टिवनेस जब तक प्रूव नहीं हो जाती तब तक हम इसको गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए सेंड नहीं करेंगे। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन। अब रशिया ने, आपको पता है, स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन को लॉन्च किया है और देखिए द लैंसेट एक बहुत ही रेप्यूटेड जर्नल है। लैंसेट में ये बताया है कि ये जो रशिया की मेडिसिन है, वैक्सीन जो है, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स, कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और ये कोरोना वायरस को फाइट करने में एक कारगर साबित हुई है, ऐसा द लैंसेट ने कहा है। लेकिन सिर्फ 76 इंडिविजुअल्स के ऊपर ही इसको टेस्ट किया गया है। अब रशिया चाहता है कि भारत इसको को डेवलप करे, भारत इसका प्रोडक्शन करे, इस दवाई का, स्पुतनिक 5 का। तो भारत को क्या करना चाहिए? भारत को रशिया के साथ मिलकर ये तय करना चाहिए कि यहाँ पर हम पहले ट्रायल्स करेंगे। अगर यहाँ पर ट्रायल्स में सेफ्टी और सारी चीज़ें साबित होती हैं देन डेफिनेटली वी विल प्रोड्यूस इट। अगर ये सेफ़ नहीं है तो फिर इसको पैदा करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप लोगों को और ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। फिर आर्टिकल है रिवाइविंग द इकोनॉमी। ये आर्टिकल कांग्रेस पार्टी के एक व्यक्ति ने लिखा है, तो डेफिनेटली आपको उसमें बीजेपी के खिलाफ कुछ चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। तो उन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है। उसके पीछे रीज़न ये है कि दिस इज़ एकेडमिक डिस्कशन और यहाँ पर पॉलिटिक्स जो हैं उसको हम ऑन बोर्ड नहीं लेते, पॉलिटिकल व्यूज़ को नहीं लेते। लेकिन हाँ, जो डेटा हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, जो राइट इन्फॉर्मेशन है, जो राइट डेटा है, तो उन चीज़ों को डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। उसमें फिर भले ही सरकार अगर नेगेटिवली प्रेजेंट हो रही है, अगर सरकार की गलती है, तो उसको डिस्कस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी इश्यू को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको उस इश्यू को आइडेंटिफाई करना है और इश्यू को मानना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो जब तक आप इसको स्वीकारेंगे नहीं, जब तक आप मानेंगे नहीं कि प्रॉब्लम है, तब तक आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप आइडेंटिफाई करने से भी मना करते हैं तो उस प्रॉब्लम को कभी सॉल्व ही नहीं किया जा सकता। अभी Q1 का डेटा सामने आया है और आपको पता है कि 23.9%, और यहाँ पर मैंने माइनस लिखा है, -23.9% हमारी जीडीपी जो है वो यहाँ तक पहुँच गई है। मीन्स जो Q1 है, अप्रैल में जून की बात है, तो ये 3 महीनों में हमारी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई है बाय 23.9%। और ये फॉर्मल सेक्टर का डेटा है। अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर को इसमें ऐड कर दें, जिसका डेटा हमारे पास नहीं होता है, जनरली क्या होता है कि फॉर्मल सेक्टर के डेटा को लेकर हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर की सिचुएशन क्या होगी। तो इनफॉर्मल सेक्टर को अगर हम यहाँ पर ऐड करें तो सिचुएशन, ये आंकड़ा जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो सकता है फॉर श्योर। अगर आप अलग अलग चीज़ों को देखें, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को देखें एज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो उसमें कांस्टेंट डिक्लाइन हमें देखने को मिली है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल का मतलब आपको पता है फिक्स्ड एसेट जो हैं
बहुत सारी चीज़ें, रोड एक्सेट्रा, जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। तो कोई भी डेवलपिंग कंट्री जो है वो धीरे धीरे करके फिक्स्ड एसेट्स जनरेट करता रहता है। तो इसमें जब वो कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो उस टाइम पर भी बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है, और उसके बाद भी एक लॉन्ग टर्म तक। फॉर एग्जांपल आपने एक रोड क्रिएट किया, तो एक रोड मुंबई और दिल्ली को जब कनेक्ट करेगा तो सिर्फ दो बड़े शहर नहीं, लेकिन उसके बीच में जितने भी गांव हैं, जितने भी टाउन्स हैं, छोटे सिटीज़ हैं, वो कनेक्ट हो जाएंगे, तो एक दूसरे का व्यापार जो है वो बढ़ेगा। तो इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। लेकिन इसमें भी आप देखिए 2014 से लेकर 2019 तक आप देखेंगे तो 2014 में 30.1% फॉर्मेशन हो रहा था, ये ड्रॉप होकर 27.4 हो चुका है 2019 में। अर्बन एरिया में कंज्यूमर की डिमांड जो है वो ड्रॉप हुई है, डोमेस्टिक कार का सेल्स जो है वो ड्रॉप हुआ है, कमर्शियल व्हीकल्स का सेल्स जो है वो ड्रॉप हुआ है, और सरकार ये बता रही है कि लोग ज़्यादा ओला और उबेर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये ड्रॉप हुआ है। FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कम हुई है, और रूरल एरिया में जो वेज में ग्रोथ होना चाहिए, वेज रेट में जो ग्रोथ होना चाहिए, वो भी ड्रॉप देखने को मिला है। 8 कोर सेक्टर के आंकड़े भी आप देखेंगे तो ये भी माइनस में जा रहे हैं या फिर नेगेटिव हैं। तो डिमांड तो ख़राब थी ही, लेकिन सप्लाई साइड भी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हमें नज़र आ रही हैं। सो दिस इज़ अ बैड सिनारियो फॉर आवर इंडियन इकोनॉमी। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में इम्पोर्टेंट थे, राइट। फिर लास्ट टॉपिक जो हैं ये हैं अमेरिकाज चॉइस इंडियाज़ ऑप्शन। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं वो अभी इलेक्शन के लिए तैयार हैं, और इलेक्शंस अभी होंगे, और भारत जो है वो तैयारी कर रहा है कि अगर ट्रंप रिपीट हुए तो हम क्या करेंगे, और अगर बिडेन आते हैं तो फिर क्या किया जाएगा। देखिए, दोनों पार्टीज़ जो हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, दोनों भारत को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर मानते हैं, नो डाउट। और ये जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है विथ इंडिया, इसको भी वो दोनों पार्टीज जो हैं वो मानते हैं और प्रमोट करते हैं, और दोनों कहते हैं कि भारत के लिए ये अमेरिका के लिए भारत जो है वो इम्पोर्टेंट है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन एक लंबे टाइम से, पिछले 4 सालों से जिस प्रकार से अमेरिका फर्स्ट को सेंटर में रखकर अमेरिका ने जो काम किया है, यूएसए ने जो काम किया है, यूएसए के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो काम किया है, इससे बहुत सारे देश जो हैं उनके साथ जो एक पुराने, फॉर एग्जांपल यूके एक बहुत ही पुराना एलाई है यूएसए का, लेकिन उनके साथ भी रिलेशनशिप जो है वो हमें सही की नज़र आए। और अमेरिका फर्स्ट जो है, इसमें ना तो कोई पार्टनर है, ना तो कोई रियल फ्रेंड है, हर एक देश को एक इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर के तौर पर देखा जाता है। इंडिया वॉज अमंग डजन्स ऑफ कंट्रीज विच बोर द ब्रंट ऑफ ट्रम्प्स ट्रेड एंड इमिग्रेशन वॉर्स। मिस्टर ट्रंप ने जो ट्रेड और इमिग्रेशन वॉर्स किए, H1B वीज़ा की बात करें हम, या फिर जो GSP जनरलाइज्ड एक प्रेफरेंस दिया जाता है, GSP जनरलाइज सिस्टमिक प्रेफरेंस, समथिंग लाइक दैट, मैं फ़िलहाल मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है वो उसका फुल फॉर्म। लेकिन ये GSP जो है ये यूएसए ने एक बेनिफिट दिया था। ये क्या है ये मुझे पता है कि डेवलपिंग कंट्री अगर कोई है, तो एक डेवलपिंग कंट्री में अगर कोई चीज़ें पैदा होगी तो वो डेवलप्ड कंट्री के मुकाबले नहीं आ पाएगी। तो उनके ऊपर अगर इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई जाए तो वो डेवलपिंग कंट्री को कभी ये मौका ही नहीं मिलेगा कि ये यूएसए या फिर दूसरे ऐसे, ये यूएसए का है, किसी दूसरे देश का नहीं है। तो यूएसए ने ये चीज़ को ध्यान में रखा कि कोई डेवलपिंग कंट्री भी उनका सामान हमारे देश में बेच सके, तो उनकी मदद के लिए उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज़ को हटा दिया था इन सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। तो इसमें भारत भी शामिल था। तो भारत को इस GSP लिस्ट में से ड्रॉप कर दिया मिस्टर ट्रंप ने। तो वैसे रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन बहुत बार मिस्टर ट्रंप के डिसीजंस जो हैं उनकी इम्पैक्ट हमारे ऊपर हमें देखने को मिले। फिर यूएसए का सबसे बड़ा दुश्मन फिलहाल कौन है? चाइना। तो चाइना के साथ वो फेज़ 1 ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार हैं और कर लेते हैं, लेकिन भारत जैसे एक मित्र देश के साथ एक मिनी डील भी वो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। पाकिस्तान को लेकर वो काफ़ी पहले टफ थे, लेकिन उसके बाद अफ़गानिस्तान में से निकलने के लिए, तालिबान के साथ नेगोशिएशन करने के लिए फिर से उन्होंने पाकिस्तान की मदद करने की शुरुआत कर दी। ईरान और इंडिया के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे चल रहे थे, कि लंबे टाइम से अच्छे चल रहे थे, और चाबहार पोर्ट और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दोनों देशों ने मिलकर किए हैं। लेकिन फिर मिस्टर ट्रंप की ये जो मैक्सिमम प्रेशर की स्ट्रेटजी है, ईरान को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ किया उन्होंने, और ईरान को ही नहीं, दूसरे वे सारे देश जो ईरान के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखते थे, फॉर एग्जांपल इंडिया, तो हमें भी प्रेशराइज़ किया, और इससे ईरान और इंडिया के रिलेशनशिप जो हैं वो भी
ख़राब हो गए हैं, मीन्स इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि ईरान का भरोसा भारत के ऊपर नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पर हमारी गलती है, हमें मानना पड़ेगा। ईरान जो है वो हमारे इंडियन रुपीज़ एक्सेप्ट करके हमें पेट्रोल और फ्यूल प्रोवाइड करता था, और ये सारी चीज़ें बिगाड़ कर हमने यूएसए की बात मानकर ईरान को नाराज़ कर दिया। अब ईरान चाइना के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। फॉर इंडिया ए की पॉन्डरेबल इज़ हाउ वुड ए बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन कन्फ्रंट चाइना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर बिडेन आते हैं तो फिर भारत और मीन्स चाइना के खिलाफ उनका बर्ताव जो है, या फिर चाइना के ऊपर उनकी पोजीशन जो है वो क्या होगी। कुछ ऐसे हर्डल्स हमें देखने को मिलेंगे, नो डाउट। कुछ ऐसे क्लैश वाले पॉइंट्स होंगे अगर बिडेन आते हैं तो भी, और मिस्टर ट्रंप रहे हैं तो भी हमने देखा कितने सारे इश्यूज हमें फेस करने पड़े हैं। लेकिन हमें ये फोकस करना चाहिए कि चाइना के ये जो एक्सपांशनिस्ट थियरी है चाइना की, या फिर एक बिहेवियर जो है, उसको रोकने के लिए अगर हम यूएसए की मदद ले सकते हैं, और यूएसए अगर हमारी मदद करते हैं, चाहे ट्रंप हो चाहे बिडेन हो, अगर वो मदद करते हैं और अगर मिलकर अगर हम चाइना को कंट्रोल कर सके, अगर ऐसा माहौल वो प्रोवाइड करते हैं, तो हमें उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कुछ जो भी छोटे बड़े इश्यूज़ हैं उनको हम टेबल के ऊपर बैठकर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा मानते हैं कि ट्रंप अगर रहें तो भारत के लिए बेस्ट होगा, या फिर बिडेन रहे तो बेस्ट होगा, ऐसा नहीं है। चैलेंजेस जो हैं ये दोनों लीडर्स, अगर ट्रंप कंटिन्यू करते हैं तो भी चैलेंजेस भारत को फेस करने पड़ेंगे, और बिडेन आते हैं तो भी चैलेंजेस रहेंगे। ऐसी कोई स्मूथ केक वॉक यहाँ पर नहीं होगी। कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं जिनको आप लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आराम से पढ़ सकते हैं। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।